दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं समय देश में विभिन्न राज्यों में झारखंड और महाराष्ट्र में जहां विधानसभा के चुनाव है, वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर भी उपचुनाव है विधानसभा सीटों पर। उसमें 9 सीट ऐसी हैं जहां पर इस समय चुनावी प्रक्रिया के लिए जो तमाम राजनीतिक दल हैं, वह अपने-अपने जोर-शोर से तैयारियों में लगे हुए हैं और उन्होंने अभी अपने कैंडिडेट घोषणा कर दिए हैं। खास तौर से इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें 9 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने कह दिया है, हम अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतार रहे हैं और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को हमारा पूरा समर्थन है। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें, एनडीए की बात करें, तो उसके सहयोगी दल हैं, जैसे जो संजय निषाद हैं या इस तरह के जो उनके घटक दल हैं, वह भी कहीं न कहीं सीट माँग रहे थे। और लेकिन बात जिस तरह से इन यूपी उपचुनाव को लेकर जो राजनीति गर्मा गई है, उसमें आरोप प्रत्यारोप का एक नया दौर भी शुरू हो गया है और समाजवादी पार्टी और बीजेपी के मध्य सीधा मुकाबला इन चुनावों में देखा जा रहा है। उसमें हालांकि राष्ट्रीय लोकदल ने मीरापुर में मिथिलेश पाल हैं, बीजेपी से बड़े सक्रिय उन्होंने राजनीति कर रहे हैं और लोकदल के सिंबल पे वे चुनाव लड़ रही हैं। उसी प्रकार हम देख रहे हैं कि खैर विधानसभा सीट जो अलीगढ़ में आती है, उसमें राजनीति करने वाली चारू, वो खैर विधानसभा सीट से सपा के सिंबल पे चुनाव लड़ रही हैं। तो तमाम तरह के राजनीतिक गुणा भाग भी इस पूरे उपचुनाव के अंदर देखे जा रहे हैं और सभी दोनों मुख्य रूप से दल हैं, समाजवादी पार्टी और बीजेपी भी एक दूसरे बढ़त लेने के लिए जोर आजमाइश करती चुनाव में दिखाई दे रही है। आखिरकार विधानसभा उपचुनाव की राजनीति क्या है, इसके राजनीतिक समीकरण क्या है, उसके राजनीतिक निहितार्थ क्या है, इन विधानसभा उपचुनाव क्यों इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को कहीं ना कहीं आगे दिशा भी देंगे, उसकी दिशा भी निर्धारित करने में बड़ा योगदान अपना ये उपचुनाव देने जा रहे हैं। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत बखूबी जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार आज हमें चर्चा में शामिल है। उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ मुकुल त्रिपाठी जी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो मुकुल जी, जो यूपी के जो बाई इलेक्शन है आखिरकार इतने महत्वपूर्ण क्यों गए हैं और तमाम राजनीतिक गुड़ा भाग जो सियासी पार्टियां लगातार इन उपचुनावों में अपना फतह करने के लिए, अपनी विजय प्राप्त करने लगा रही हैं, और खास तौर से हम बात करें समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में जिस तरह से एक पूरा एक जोर आजमाइश का दौर इन उपचुनाव के द्वारा हम देख रहे हैं, तो राजनीतिक निहितार्थ हैं, राजनीतिक मायने क्या इन उपचुनाव के, मुकुल जी? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए प्रशांत जी, ये लड़ाई अब वो 2024 वाली नहीं है। ये उससे महत्वपूर्ण लड़ाई है। पहले योगी जी का उतना योगदान, क्योंकि वो चुनाव केंद्र की राजनीति के लिए थे, उसमें बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। उसका कहीं से भी ठीकरा योगी जी पर फोड़ा जाना उचित नहीं लगता। अब जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें योगी जी की साख दांव पे लगी है और अब ये एक लिटमस टेस्ट होगा इस सरकार का कि इस सरकार ने कैसे काम किया है। लगातार दूसरी बार योगी जी चीफ मिनिस्टर बने हैं और लोकसभा का चुनाव अभी हाल में ही खत्म हुआ है। आप उसको बहुत लंबा नहीं कह सकते कि 8 महीने साल भर बीत गया है। हम लोग अभी भूले नहीं है किस तरह से यहां पे समाजवादी पार्टी को एक तरफा जीत मिली और जो खुद समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि हम जीतेंगे, लेकिन मीडिया भी उसमें उतना विश्वास नहीं करता था, उतनी सीटें नहीं दे रहा था। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा दारोमदार सरकार, राज्य सरकार पे छोड़ दिया है और राज्य सरकार इसको ऐसे हैंडल कर रही है कि आपको याद होगा, जैसे ही सरकार लोकसभा में जब बीजेपी को कम सीटें आई, तो दोनों उप मुख्यमंत्री बगावती तेवर में आ गए थे। उनको लगा कि ये जो हार हुई है, ये योगी जी की हार है, इनके काम से दुखी हो गए। लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ा। केंद्र ने बाकायदा, जब बीजेपी की सत्ता सरकार बनी और बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद के मोदी जी ने शपथ ली, उसके बाद लगातार ये उठापटक चलती रही, यहां आना दिल्ली जाना, लेकिन उस पर योगी जी ने पूरी विजय प्राप्त की। अब योगी जी के राज्य में उपचुनाव है। अगर कोई विधायक सांसद बन जाता है तो जाहिर बात है वो सीट खाली होगी। इन्हीं सीटों पे चुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी के नंबर इसलिए ज्यादा लगते हैं क्योंकि इनमें से ज्यादातर जो विधानसभा उसमें समाजवादी पार्टी अपर हैंड में, जिसमें आपका, अगर मैं सबसे पहले अगर कोई आती है तो करहल की आती है। अब करहल में डिंपल यादव जो थी वो सपा से जीती थी और उसके बाद फिर अखिलेश का भी आप देखिए, अखिलेश भी आ गए वापस।
अब बात करते हैं अयोध्या की, मिल्कीपुर की। तो लगातार ये जो सीटें हैं, आप कानपुर का जोड़ लीजिए, इरफान सोलंकी की सीट थी, वो उनकी लगातार जीतने वाली सीटें हैं। तो इस वक्त जो अंतर्द्वंद बीजेपी में, और जो 30 मंत्री लगे हैं इन 10 सीटों के लिए, 30 मंत्री स्वयं योगी जी और उनके दोनों उप मुख्यमंत्री, ये सारे लोग लगातार अधिकारी सारे, क्योंकि समय मिल गया। समय मिलने से ये होता है कि आपका लोकसभा और ये जो उपचुनाव है, इसके बीच में जो समय मिला, वहां पे डेवलपमेंट के कार्य जो रुके हुए थे, मतलब क्षेत्र की जनता को आप सीधा सीधा कहिए कि एक जो अगर गलत मैसेज जा रहा था तो उसको ठीक करने के लिए इन्होंने काफी काम करवाए। हम लोग के पास रिपोर्ट आ रही है, लेकिन जनता क्या निर्णय लेती है, क्या वो इस त्वरित काम का उस इस चुनाव से जोड़ती है? कि आपको भी याद होगा कि किसी मोहल्ले में अगर कोई सड़क बन रही होती है तो लोग कहते हैं क्या ये चुनाव आने वाले हैं क्या? चाहे वो सभासद आपके हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद जी बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाएं, तो लगता है कि अब चुनाव घोषणा होने वाली है, हमारे यहाँ काम हो रहा है। तो हाँ, ऐसे में ये चीजें पब्लिक भी इस चीज को समझ रही है, और 8 सीटों पे समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, जो हम लोग का आकलन है। और 8 सीटों में अगर योगी जी की बात करें तो उन्होंने यही टारगेट बीजेपी के लिए रखा है अपने लिए, मतलब कि अगर 10 में से 8 जीतते हैं तो विन विन पोजीशन में, और कोई डेंट नहीं लगेगा सरकार को, और सरकार की केंद्र में भी एक छवि अच्छी रहेगी, योगी जी और मजबूत होंगे। और इसी जो रणनीति पे पूरा प्रशासन, पूरे मंत्री सारे लगे हुए हैं, नाइट हॉल्ट कर रहे हैं, 2-2 दिन नाइट हॉल्ट कर रहे हैं। इससे पहले तो कभी नहीं किया। इससे पहले भी योगी जी की सरकार थी, वहां पे भी तब नहीं हुआ, क्योंकि ये सीटें पहली बार ऐसा हुआ कि अयोध्या हारी। तो अयोध्या की हार बहुत बड़ी हार थी पूरे विश्व में। इसमें बहुत, भारत में तो हुआ ही हुआ, विश्व में भी लोगों ने कहा कि भाई जहां राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, हम आप पहले भी बहस करते थे, चर्चा करते थे कि इतनी जल्दी उद्घाटन क्यों किया गया, निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ था, क्या इसका असर पड़ेगा? तो जाहिर बात है जनता ने दिखा दिया। विधानसभा वार बात करें तो लोकसभा और विधानसभा में जमीन और आसमान का अंतर है। लोकसभा की वो विधानसभाएं जो में आती है, वहां सब में मैक्सिमम जो बताया मैंने आंकड़ा, 8 में समाजवादी पार्टी कहीं आगे बीजेपी से। अगर आप लोकसभा के विधानसभा वार अगर आप उसको देखते हैं तो आंकड़े उसमें अखिलेश यादव इसमें करीब 1 लाख 1.5 लाख वोट के आसपास, 148 के आसपास जीते थे, और उनका वो सीट तय है, उसमें वो तेज प्रताप यादव को लड़ा रहे हैं, वो निकल जाएंगे। रही बात मिल्कीपुर में रालोद जीती थी। मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए जिसे कहते हैं अखिलेश यादव, मीरापुर में जो पीडीए कहते हैं आप उसको, तो अखिलेश यादव ने ये एक रणनीति के तहत हरियाणा छोड़ा था। तब ये चल रहा था कि कांग्रेस की आंधी चल रही है, तो ऐसे में अखिलेश ने बड़ा वाइस कदम उठाया था। हालांकि कांग्रेस को बड़प्पन दिखाते हुए एक सीट दे देनी चाहिए, क्योंकि जो हश्र हुआ उसमें अगर सबको मिलते तो समाजवादी पार्टी के जो भी समर्थक थे 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख कुछ तो जाते। आम आदमी पार्टी के साथ भी वही डेंट हुआ। तो अखिलेश ने बड़ा अच्छा निर्णय लिया था, और मुझे लगता है कांग्रेस ने भी अपनी स्थिति को देखते हुए ये निर्णय लिया कि हम इसमें आए ही ना। भाई फजीहत कराने से अच्छा है आप गेम ही मत खेलिए। अगर आपको मालूम है कि आपका ना तो वहां जनाधार है, ना आपका बूथ पे आदमी खड़ा होने वाला है, तो ऐसे में अगर राहुल गांधी भी उतर के अगर यहां पे विधानसभा वार टहलते हैं और खुदा ना खास्ता हार मिल जाए, क्योंकि गाजियाबाद की जो अतुलगढ़ की सीट है वो एक बीजेपी की, जैसे अखिलेश यादव की सीट है कि लगातार वहां से समाजवादी पार्टी जीतती है, ऐसे ही सीट गाजियाबाद की है। तो इन चीजों को देखते हुए इन लोगों ने सारी अपनी रणनीति की है। अखिलेश यादव एक एक कदम फूक फूक के रख रहे हैं। कांग्रेस के राज्य स्तरीय नेता कुछ विरोध जताए हैं, लेकिन आपको आपको ध्यान होगा कि केंद्रीय नेतृत्व के किसी नेता ने इसके खिलाफ कुछ नहीं बोला है, एक लाइन नहीं बोली कि हमको सीट नहीं दी या कोई अनमनापन है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस साथ आ रही है, और गाजियाबाद से लेके अगर जो भी चीजें कि आप ठीक है चिन्ह आपका होगा, चुनाव चिन्ह आपका होगा, प्रत्याशी हमारा लड़ेगा,
अगर ऐसे में जैसा इलाहाबाद में हुआ, इलाहाबाद में कांग्रेस को ढूंढे नहीं मिल रहा था कोई, और जो अगर मिलता भी, मिलने वाले तो भाई उनके पास तो लिस्ट रही होगी, कोई भी आदमी ऐसा नहीं कांग्रेस को छोड़ना चाहता हो। जो उनके नेता रहे, चाहे वो जिला स्तर का नेता हो, चाहे वहां के जो बड़े नेता है, वो सब जान रहे थे कि कांग्रेस में अगर टिकट मिल रहा तो हम लड़े। लेकिन क्या हुआ, अखिलेश यादव ने रणनीति खेली कि आपका निशान रहेगा, आदमी हमारा रहेगा, और ऐसा उन्होंने चाल चढ़ा कि उसमें बीजेपी उलझ के रह गई। यही कुछ चीजें जो बीजेपी ने अभी जितने प्रत्याशी लाइन से, अगर नाम लेना चाहे तो आपकी बहस 1 घंटा हो जाएगी। सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि अखिलेश यादव ने अनुभव को चुना है कि जो पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं, उनके पिताओं को यह जिम्मेदारी दे दी है कि आप लड़ाइए। तो जाहिर बात है, जो चीज इलाहाबाद में हुई वही चीज अखिलेश यादव इसमें भी ट्राई कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे प्रत्याशियों को 5 उतारा है कि जो, भाई एक तेज प्रसाद तो है ही, इरफान सोलंकी की वाइफ को उतारा है, ऐसे ही उन्होंने सब लाइन से अयोध्या में अवधेश प्रसाद के बेटे को उतार दिया। तो ऐसे उतारा जिससे कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी सांसद की बनी रहे, पूर्व विधायक की बनी रहे, उनका अनुभव काम आए। भले ही वो आज विधायक नहीं है, लेकिन उनका अगर 6 बार का 4 बार का विधायक अगर अपने बेटे को लड़ा रहा है, तो शायद अपने से ज्यादा उसमें मेहनत करेगा उसके कैरियर को लेकर। बिल्कुल। तो ये बात करना जो आरोप लग रहा है कि पारिवारिक और अपनों में बांट दी सीट, और ये सब मुझे नहीं लगता। राजनीति में अगर परिवार ऐसे चलने लगे तो जनता ही तो भेजती है। अगर नकारने पे आ जाए तो बड़े बड़े हार गए चुनाव, अटल बिहारी वाजपेयी हार चुके हैं, सब हार चुके हैं। तो ऐसे में एक लंबी फेरी से राहुल गांधी हारे, दूर क्यों जाए, तो ठीक है वो बात। जो परिवारवाद का जो आरोप है कि मेरे साथ है तो अच्छा है, दूसरे के साथ है तो वो खराब है, राजनीति में ये जो फार्मूला है पार्टियों का, ये भी एक बड़ा हास्यास्पद है कि अगर परिवार का कोई राजनीतिक व्यक्ति है, वो उसका कोई दूसरा परिवार का सदस्य चुनाव लड़ता है या चुनावी राजनीति में आता है, तो वो परिवारवाद हो जाता है। अगर मेरे साथ है तो वो बहुत अच्छा है मेरे लिए। ये जो बोले हास्यास्पद स्थिति हो गई अब तो ये, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हर पार्टी के अंदर है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, होता क्या है कि सब खेल जो होता है परसेप्शन का होता है। आप किसको क्या कह दीजिए, जो नेता होते हैं वो अपनी गलती नहीं, कभी नहीं मानते हैं। वो जो भी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वो क्यों बताएंगे कि हमारा आदमी गलत है या मैं गलत कर रहा हूं। वो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो बृजभूषण शरण सिंह का केस हो, उनको खूब बचाने की कोशिश की, उन्नाव का विधायक हो सेंगर, उसको बचाने की कोशिश किए। ऐसे कई मामले आपके सामने होंगे जिसमें बीजेपी हाथ झाड़ के खड़ी हो जाती है, और बाद में जब कोई अदालत का चाबुक चलता है तो उसके बाद सरेंडर हो जाती है, वो आदमी फिर किनारे हो जाता है। दोनों जगहों पे हम लोगों ने देखा, भाई किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई गई, पूरी वीडियो बनी, पूरे विश्व भर में थू थू हुई, लेकिन उस आदमी का कुछ नहीं हुआ। फाइनली क्या हुआ, जनता ने निर्णय दिया और आज की डेट में वो संसद से बाहर है। तो देखिए, जनता का निर्णय अंतिम होता है, उसमें किसके कौन परिवार से लड़ रहा है इट डजंट मैटर, ये कोई मैटर नहीं करता। बात करें अखिलेश यादव की हम करल सीट की, तो अखिलेश यादव का जो मार्जिन था वो 67,000 था। 67,000 तो 80,000 वोट मिले थे एसपी सिंह बघेल को, तो 67 से कितना 13,000 वोट थे, और जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा है। तो वहां पे अब मुझे नहीं लगता कि वहां पे कुछ बीजेपी कमाल दिखा पाएगी। हाँ, कुछ अगर ऐसी जो क्या कहते हैं उसको रणनीति तय करते हैं कि अब आने बचे कितने दिन है, वहां पे कोई बड़ा मूवमेंट करे या मोदी जी जाए, तो मुझे नहीं लगता मोदी जी आएंगे इन चुनाव में, क्योंकि पूरा योगी जी को दे रखा है कमान, आप जानो। और एक वर्ग ऐसा बीजेपी में जो योगी जी के खिलाफत करता है, तो वो भी नहीं चाहेगा कि इसका रिजल्ट खराब हो। तो बीजेपी हारती नहीं है, बीजेपी को खुद बीजेपी के लोग हराते हैं। तो चाहे वो नई बीजेपी हो, 2014 से पहले अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी थी, उसके जो लोग थे आज की डेट में वो कहां हैं, एक सवाल उठता है। आप कभी, दर्शकों से भी मैं कहूंगा, एक बार सोचिए कि 2014 से पहले जो नेता चरम पे थे, शीर्ष पे थे, आज उनकी स्थिति क्या है। तो धीरे धीरे बीजेपी का स्वरूप बदला क्योंकि पावर आई। अगर पावर ना होती तो शायद आज इतना बदलाव हम लोग को देखने को ना मिलता। लेकिन सरकार मजबूत है केंद्र में, आज भी सरकार बनी, ना होते हुए भी आपके पास पूरे नंबर नहीं थे, लेकिन आपने मैनेज किया, गठबंधन किया, नीतीश को साथ लाए, नायडू को साथ लाए, सब सब देखिए ये राजनीति है और इस राजनीति का ही असर है। तो ऐसे में जब बीजेपी को डेंट लगा है, तो अब दूसरा डेंट, अगर जो बीजेपी के अंदर के लोगों की खबर है, वो ये चाहते हैं कि योगी जी की, खासकर अगर इसमें 2 या 3 या 4 पे आते हैं, तो सरकार की बहुत बड़ी एक
फजीयत होगी। तो जो हमारे पास आंकड़े हैं, उन आंकड़ों में कहीं ना कहीं मार्जिन इतना ज्यादा है कि हम कहते हैं 10,000 के 10,000 के ऊपर जो भी जीते हैं वो अच्छे मार्जिन से जीते। विधानसभा में 10,000 13,000 मायने रखता है। कुछ बड़ा सीटें मार्जिन ऐसी है, होती हैं बड़ा जैसे मार्जिन अखिलेश, हाँ हाँ, तो मार्जिन बहुत तगड़ा रहता है। मार्जिन लगभग वोटिंग वही 62%, 50%, उपचुनाव में थोड़ी कम होती है। तो अगर ये 55-60 तक जाती है वोटिंग, तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव अच्छी टक्कर दे रहे हैं। बात करते हैं हम लोग और जो दल है, चंद्रशेखर आ रहे हैं, मायावती आ रहे हैं, तो ये जो सब अपने मीरापुर सीट देखिए वजूद की लड़ाई। मीरापुर जो मीरापुर सीट है उसको लेकर बड़ी चर्चा है। उसमें राष्ट्रीय लोकदल ने अपने सिंबल पे जो बीजेपी में मिथिलेश पाल थी उनको टिकट दिया है। हालांकि लोकदल में भी रह चुकी हैं, वह समाजवादी में भी रह चुकी हैं, बसपा में भी। तो एक तरह से राजनीतिक यात्रा विभिन्न राजनीतिक दलों में वह अपनी यात्रा करती हुई वापस लोकदल के सिंबल पर मीरापुर से चुनाव लड़ रही है। तो मीरापुर का जो चुनाव है वह क्यों इतना मायने हो गया है राजनीति में उत्तर प्रदेश की? लगातार चर्चा मीरापुर की, जैसे मिल्कीपुर की हम बात करें, अयोध्या की, विधान जो अवधेश प्रसाद जहाँ से विधायक थे अब सांसद हो चुके हैं, तो जैसे वो सीट बड़ी चर्चा में है, ऐसी मीरापुर की सीट भी बड़ी चर्चा में। इसके राजनीतिक मायने क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए, चर्चा में सीट तभी आती है जब वो महत्वपूर्ण होती है, या वो महत्वपूर्ण उसका नाम होता है जैसे अयोध्या, या फिर वो कैंडिडेट बहुत महत्वपूर्ण होता है जैसे कहते हैं हम लोग अमेठी, वहां नाम जुड़ता है सीधे गांधी परिवार का। तो ऐसी कुछ सीटें हैं जहां पे ये अपने आप महत्वपूर्ण हो जाता है और देश दुनिया की निगाहें लगती हैं कि आखिर यहां रिजल्ट क्या आने वाला है। आज लड़ाई, फिर मैं वही बात दोहराऊंगा, सरकार के साख की लड़ाई है। योगी जी की साख की लड़ाई है। योगी जी को ये, अगर योगी जी ये फतह कर लेते हैं तो उनकी आगे की दावेदारी और मजबूत हो जाएगी। और कहीं खुदा ना खास्ता अगर इसमें कुछ डेंट लगता है तो सारा ठीकरा, हार का ठीकरा देखिए केंद्र सरकार ने तो लिया नहीं। यूपी में क्या हारे, किसी ने नहीं लिया। और योगी जी क्यों लेंगे? भाई अगर आपको केंद्र की सरकार चुननी है तो आप राज्य सरकार के काम से तो केंद्र सरकार चुन नहीं लेंगे। आप केंद्र सरकार से अगर खिलाफ होंगे और आपका विरोधी जो दल है वो अगर एकजुट होकर लड़ता है, खासकर देखिए कांग्रेस का कोई जनाधार वास्तव में नहीं है। उनको सब जानते हैं कि कांग्रेस में बूथ पे आदमी नहीं होता है। ये मुश्किल से 2 घंटा रहता है, अगर कड़ी धूप रही तो कहो 1 घंटे में भाग जाए। वो जानता है कि हमारे पास कोई बस्ते पे आने वाला ही नहीं है। 10, 20, 50 जो सुबह आ गए, वरना वहीं पे वो सब चाय पानी नाश्ता करके भाग जाते हैं। समाजवादी पार्टी में उस तरह के कार्यकर्ता नहीं है। वो सब जटिल कार्यकर्ता है और जमीनी कार्यकर्ता है और लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। वही हाल बीजेपी का भी है। तो फाइनली आती है फिर 1-to-1 फाइट। अब मायावती अगर बीच में आ गई है, जाहिर बात है कि उन्होंने सारे अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, तो मायावती को तो इस वक्त इन दोनों के, मुझे नहीं लगता कि मायावती किसी भी सीट पे फाइट पे होंगी, क्योंकि इनको लोकसभा में ऐसा नहीं कि वोट नहीं मिला था, 1,13,00,000 वोट मिला था। लेकिन इनको सीट कितनी मिली? एक, विधानसभा की बात कर रहा हूं। तो एक सीट लेके अगर कोई आदमी 1 करोड़ वोट ले जाता है तो उसको एक सीट मिलना दर्शाता है कि कहीं ना कहीं से एक दलित वर्ग, मुस्लिम वर्ग, देखिए इनका कॉम्बिनेशन बड़ा डेडली था। जब इन्होंने सरकार बनाई थी उसके बाद से ये लगातार, आप 90 से अगर उनकी राजनीति देखिए, बढ़ी है फिर कम होती चली गई है। तो अब जो दौर आ रहा है वो मायावती नहीं जो शेरनी की तरह दहाड़ती थी। अब शेरनी को पिंजड़े में बीजेपी ने डाल दिया है और दलित समाज भी इस चीज को समझता है। तो दलित अपना वोट अब खराब नहीं करेगा। जो इनका एकदम खांटी वोट है, जिनको वास्तव में जो 1,13,00,000 वोट है वो इनके अपने वोट है, लेकिन साफ पता चलता है कि ये वोट वो वोट नहीं है जो किसी सीट को जिता सके। ये छितरे हुए वोट है, विधानसभा वार छितरे हुए वोट है, और ये किसी को जिताने के लिए काफी नहीं है कि आप एक वर्ग से जीत जाइए। आपको सभी वर्गों का वोट चाहिए। और आपके यहां जो नेता हैं वो इस वक्त एकदम सुप्तावस्था में, जिसे सुप्तावस्था कहते हैं, तो वो आपकी ना तो उस तरह की कोई रणनीति है कि आप ग्राउंड पे चल रहे हैं, आप सरकार के खिलाफ है। जैसे समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, आज की डेट में सड़कों पे दिख जाती है, भले ज्यादा देर ना दिखती हो, क्योंकि बुलडोजर का डर रहता है, लाठी मार खाने का डर रहता है, FIR का डर रहता है, लेकिन बसपा तो कहीं दिखती ही नहीं है। हाँ, दिखती है मायावती जी ट्विटर पे। तो अगर ट्विटर की राजनीति करनी है तो ट्विटर की राजनीति से आप कोई सीट जीत ही नहीं सकती। ये दलित वर्ग जान गया। किसी दलित नेता से बात करिए
तो कहेंगे पहले वाली मायावती जी नहीं, बहन जी नहीं रही। न वो वामसेफ रायन का जो संगठन हुआ करता था, न मायावती घर से निकलती हैं। अगर सब कुछ अपने भतीजे आकाश आनंद को दे रखा है, तो आकाश आनंद की छवि एक कारपोरेट घराने के लड़के की तरह होती है, सोफिस्टिकेटेड है, उतना हार्श नहीं बोलता। एक बार हार्श बोलने की उसने कोशिश की, उसको बाहर कर दिया। तो ये मैसेज मायावती नहीं जानती है, बड़ा इसका निगेटिव पड़ा, इसको हाँ, पार बिल्कुल, पाना बहुत बिल्कुल। मुश्किल। आकाश आनंद के लिए तो बड़ी लंबी मायावती राजनीतिक को, संघर्ष लंबा है उनके लिए भी, दोबारा से हाँ, बसपा बहुत का वो लंबा। वैभव लौटाने का, तो लंबा संघर्ष है। अब अच्छा, एक बात, सोशल जी, अब सोशल इंजीनियरिंग का जो हाँ, फ़ॉर्मूला है, उसपे मैं आता हूँ। सोशल इंजीनियरिंग का जो फ़ॉर्मूला है, उस पे बड़ी चर्चाएँ होती हैं राजनीतिक गलियारों में हमेशा। और अखिलेश यादव जैसे पीडीए का फ़ॉर्मूला लगातार वह राजनीति में आगे बढ़ा रहे हैं, बड़ा ज़ोर-शोर से लगातार इसके बारे में वो लगातार बात भी करते रहते हैं। अगर हम 9 उपचुनाव में देखें, जिस तरह से उन्होंने कैंडिडेट उतारे हैं, और विशेषकर जनरल सीट पर दलित समाज के लोगों को टिकट देना, ये जो रणनीति है उनकी, उसको पे आप किस तरह से उसे देखते हैं, किस तरह से परिभाषित करेंगे? क्योंकि हमने देखा था पिछले लोकसभा चुनाव में भी, जब मेरठ जनरल लोकसभा सीट है, यहाँ पर उन्होंने दलित को योगेश वर्मा की पत्नी जो मेयर रही हैं मेरठ से, सुनीता वर्मा, उनको टिकट दिया और बहुत अच्छा चुनाव लड़ा हम। कुल मतलब बहुत ही नैरो मार्जिन से 5-6 हज़ार वोट के अंतर से वह चुनाव हारी। बीजेपी ने यहाँ 5-6 हज़ार से जीती। तो ऐसे में जो अखिलेश यादव फार्मूला है, एक तो जो रिजर्व सीटें, वहाँ तो रिजर्व जो कैटेगरी में लोग आते हैं वही चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जनरल सीट पर भी दलित समुदाय के या दूसरे ऐसे समुदाय के लोगों को ताड़ना, ये नया फार्मूला है, नई रणनीति, किस तरह से आप देख पा रहे हैं इसे? प्रशांत जी, इस पे हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और ये अखिलेश यादव की बड़ी उम, ऐसी टेक्निक है जिसमें आप ये मान के चलिए कि अगर एक क्षेत्र में 40,000 मुसलमान रह रहे हैं और वहां सपा का वोट 20,000 है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो लास्ट टाइम मूव करते हैं, जिसमें सपा को लगता है ये हमारी तरफ टर्न हो सकते हैं, वो भले ही दलित हो, भले ही कोई भी कास्ट हो। वो संविधान को लेकर जो उन्होंने एक फार्मूला, संविधान बदलने जा रहे हैं, ये बीजेपी का छोड़ा हुआ तीर था, जो उल्टा उन्हीं के पास, उन्हीं को लग गया। तो जब सांसदों ने शुरू किया, इन लोगों ने कैच कर लिया और वो इनका हिट हो गया, खासकर दलित समाज में। तो चीजें ये रहती कि अगर आप किसी मुस्लिम को 40,000 सोच के आपने मुस्लिम को वोट दे दिया, 40,000 में आपको मान लीजिए 25,000 वोट मिला, तो कहां जीत पाएंगे? बाकी भाई कई पार्टियां लड़ती है, बसपा लड़ती है, बसपा के भी कुछ, ऐसा नहीं कि मैं जीरो मानता हूं कि मुसलमान नहीं देते, लेकिन फिर सबका हिंदू आधार है, कहां जाएंगे? तो करते क्या है इसमें कि तो अपना मुसलमान, आधार है, देखिए, मुसलमान, देखिए, मुस्लिम वर्ग के सामने दो विकल्प है। एक समाजवादी पार्टी है, यूपी की बात कर रहा हूं, और दूसरी आपकी कांग्रेस है। राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा की, उससे उनकी छवि बदली है, पब्लिक उनसे मिली है, पब्लिक ने देखा ये तो बड़ा सामान्य आदमी है, तो उससे परसेप्शन चेंज हुआ। जो कहते थे ये है वो है, उसमें नहीं जाऊंगा मैं। तो वही चीज अखिलेश यादव ने 2017 वाली गलती न, 19 वाली गलती ना करते हुए उन्होंने गेम खेल दिया ना। 19 में उन्होंने, 19 में भी वही गलती की थी, उन्होंने 17 में भी वही गलती की थी, अब की उन्होंने सुधार लिया, और 22 में उन्होंने जो गेम खेला उसको बहुत अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किया 24 में। 24 में। ऐसा नहीं कि आपकी समाजवादी पार्टी की सीट अगर 40 से गिर के 20 हो गई थी तो अखिलेश यादव का कैरियर खत्म हो चुका होता। वो 40 से बढ़ के 100 पे आए, 125 पे आए, ठीक है। उसके बाद कई छोड़ के चले गए राज्यसभा चुनाव को लेके, तो उसमें मनोज पांडे और ये सब निकल गए थे। तो ये सब तो एक स्वार्थ की राजनीति हो गई कि भाई चलिए हमने राज्यसभा में उनको वोट दे दिया। लेकिन अखिलेश यादव ने अब की बार यही रणनीति की कि हमारे जो वोट सुरक्षित है, मेरे और कांग्रेस के, वो एक जगह पड़े। एक जगह। बसपा से तो पहले भी, बसपा से तो ऐसा कांड हो चुका था कि हम लोग, आप जानते, राज्यसभा लोकसभा में किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया था और अनाप शनाप पता नहीं क्या क्या बोल दिया गया था। उसके बाद मुसलमानों में एक बड़ा फैल गया था कि इस तरह की घटना अगर किसी और पार्टी के साथ होती, कम से कम शीर्ष नेतृत्व तो उस सांसद के साथ खड़ा रहता। ऐसा नहीं हुआ। अखिलेश यादव गए, राहुल गांधी पहुंच गए, सबने बयान दिया, लेकिन मायावती का कोई बाहर नहीं आया। बाद में उनको बाहर कर दिया गया, बाद में फिर लड़े कांग्रेस से। तो ये चीजें मैटर करती हैं और अखिलेश यादव इस चीज को समझ चुके हैं। और इनफैक्ट राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप बात करें तो राहुल गांधी भी इस चीज को समझ चुका है, क्योंकि उसने भी वही काम किया जो अखिलेश यादव की स्थिति थी। 40 से बढ़ के वो 100 पार कर गए। आज यही स्थिति में राहुल गांधी भी है। तो बीजेपी के जो नेता हैं वो भी इस वक्त 100% मुतमईन नहीं है कि हमको 8 सीटें मिल जाएंगी।
जबकि सरकार ने जो एक टारगेट दे रखा है, योगी सरकार ने टारगेट दे रखा है, वो 8 दे रखा है कि आप 8 जीत ली। भाई अखिलेश यादव की सीट आप नहीं जीत सकते। वो माना जा रहा है कि वो एक तरफा चुनाव रहेगा, वो भी तेज प्रताप यादव निकाल ले जाएंगे। और दूसरा अवधेश प्रसाद वाला है, इलाहाबाद वाला भी फंसा हुआ है। हालांकि वो विधायक थे बीजेपी के, वो बन गए सांसद, लेकिन जो अभी सिनेरियो बदला है, उस बदलते सिनेरियो में वो विधानसभा हार गई। तो ऐसे में जो अगर आप विधानसभा वार देखिए, जो लोकसभा में सांसद बन भी गए और विधायक थे पहले, वही तो उपचुनाव हो ही रहे। मात्र एक इरफान सोलंकी का है जिसको जेल हुई है। तो ऐसे में सपा और बस बीजेपी में ही लड़ाई है, और अच्छी लड़ाई है। आप इस चीज को मानेंगे, हम ये नहीं फिर कहेंगे जैसे हरियाणा में हम लोग बात करते थे कि टक्कर की लड़ाई है, तो एक कहते थे एक तरफा है। लेकिन जब आम आदमी पार्टी ने साथ छोड़ दिया, तो फिर बीजेपी के नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ गए, क्योंकि 2,24,000 वोट पाई है छत्तीसगढ़, 2.36 लाख वोट आम आदमी पार्टी ले गई। और कई सीटें ऐसी, 20 सीटें ऐसी जिसमें उन्होंने, अगर वो इंडिया गठबंधन लड़ रहा होता तो आज वहां हरियाणा की सरकार होती। तो ये चीजें यहां ना हो पाए, इसीलिए अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाते हुए, ठीक है हम हरियाणा में नहीं है, हम हरियाणा नहीं लड़ेंगे। ऐसे ही कांग्रेस भी जान रही है कि जहां वो चाहती थी वहां नहीं मिल रहा, तो ऐसे में हम क्यों कूदें। ना हम कूदेंगे, ना हमें हार का मुंह देखना पड़ेगा, ना कोई बयान देना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव के बाद बहुत ही आपका एक जो मोराल होता है कार्यकर्ताओं का, शीर्ष नेतृत्व का, वो डाउन होता है अगर आप कोई चुनाव हारते हैं। हरियाणा चुनाव एक बहुत बड़ा उदाहरण है इसके लिए। वो गलती देखिए महाराष्ट्र में नहीं हो रही है। महाराष्ट्र में ये लोग सभी को संतुष्ट कर रहे हैं, अखिलेश यादव को छोड़ के। तो अब ये चीजें जब हम लोग के सामने आ रही है, तो सब अगर एक दो अलग हो जाए बात अलग है, लेकिन आपका जब सारे लोग चितर जाएंगे तो फिर आप नहीं लड़ पाएंगे, और बीजेपी का जो मुट्ठी रहेगी वो आपको चोटिल चोटिल करके जाएगी। तो वो चुनाव वो सबको देखते हैं। हालांकि अभी निषाद पार्टी और ये सब बड़ा यूपी में भी हमको सीट नहीं मिली, ये सब हो रहा है, लेकिन फिर वही होगा कि 1 to 1 चुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी में होगा। और नंबर्स इसलिए ज्यादा मैं समझता हूं कि अखिलेश यादव ने बहुत अच्छी रणनीति, जैसे आपने बताया, बहुत बढ़िया तरीके से उसने टिकट बांटा है, परिवार का बांटा है, किसी को बांटा है, इट डजंट मैटर, उनको जीत चाहिए। देखिए शगुफा जीत का होता है, आप एक वोट से जीते चाहे 1,000। हरियाणा में सरकार बनाई बीजेपी ने, तो सब मानेंगे बीजेपी ने सरकार बनाई, जीत है, और वो सरकार बना के, और स्ट्रेटजी उनकी अच्छी रही। भाई वो लास्ट तक यही कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी साथ ना आए, और आएंगे नहीं, कांग्रेस सीट देगी नहीं, और वही हुआ। जो बीजेपी के प्रवक्ता नेशनल टीवी पे बैठ के बोल रहे थे, और हम आप यहां पे बात कर रहे थे कि ये अब गठबंधन हो गया तो बेहतर होगा, लेकिन नहीं हो पाया ना। और नहीं हो पाया, जेजेपी अलग गई, जेजेपी का कैरियर खत्म हो गया, एक सीट नहीं पाई, वोट परसेंट वही रहा 0.9% जो लोकसभा में मिला था। तो यानी उनका जलाधार मात्र 0.9% है, जो आज की डेट में बसपा की स्थिति हो रही है। ठीक है उनके पास वोट ज्यादा है, 1 करोड़ 13 लाख 14 26 लाख जो भी वोट मिले उनको, लेकिन 1 करोड़ वोट मायने रखता है। 25 करोड़ की आबादी है, 1 करोड़ अगर आप ले रहे हैं तो 9% का वोट आपका हो गया। जैसे बसपा की अगर 8-9% मैं आपकी बात रोकता हूँ बीच में। जैसे बसपा की आपने बात की, मैं मीरापुर विधानसभा सीट पर दोबारा आता हूँ। समाजवादी पार्टी ने जो वहाँ कैंडिडेट उतारा है, वह कातिर राणा जो पूर्व सांसद है, उनकी पुत्रवधू है, और मुनकाद अली जो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, बसपा के बड़े नेता हैं, उनकी लड़की है, वो उनकी पुत्री है। तो ऐसे में ये जो कॉम्बिनेशन सिंबल जो टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने, कि बसपा का भी उसमें कहीं ना कहीं मुनकाद अली जो उनके नेता, उनकी पुत्री है, और पूर्व सांसद कादिर राणा की पुत्रवधू है, ये क्या इससे क्या समीकरण प्रभावित होंगे वहां के राजनीति के? देखिए जो चुनाव हुआ था उसमें जीत का जो मार्जिन था वो 27,380 था, 27,380, और वहां जीत हुई थी चंदन चौहान की, रालोद के थे, और उनको मिले थे 1,07,000 वोट, 421। और जो हारे थे वो बीजेपी के थे, 80,000 वोट पे सिमट गए थे। कब याद होगा समाजवादी पार्टी के साथ रालोद लड़ रही थी। तो अगर हम माने कि 40% वोट भी समाजवादी पार्टी के थे, तो ये जो 27,000 का मार्जिन था ये खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। और जो रालोद, अब देखिए मीरापुर जो विधानसभा है उसका जो अगर आप भौगोलिक स्तर समझेंगे तो वहां पे हर वर्ग के वोट है। तो अगर वो वर्ग घूमता है जो रालोद से नाराज था लेकिन सपा के साथ था,
या सपा के साथ था और रालोद के भी साथ था, क्या वो रालोद को वोट अब बीजेपी को वोट देगा? चीजों को अब ऐसे उलझा दिया है कि ये अब वहां ट्रायंगल टाइप लड़ाई है। और ऐसे में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये कहना बीजेपी, सपा और रालोद, भाई वो कहते हैं हमारे खाटी वोट है। और उससे पहले भी भाई बसपा ने जीता था एक बार। उस सीटें सबके पास रही हैं। वो ऐसी नहीं कि किसी की एक अखिलेश यादव टाइप सीट हो कि वो परंपरागत पारिवारिक सीट चली आ रही, मुलायम सिंह यादव जीते, अखिलेश जीते, जिसको लड़ा दीजिए, प्रशांत जी को लड़ा दीजिए, अगर अखिलेश यादव साथ खड़े तो वो जीत जाए, मुकुल त्रिपाठी जीत जाए, XYZ जीत जाए। ये सब होती है परंपरागत सीटें, जहां पे नुकसान होने की संभावना कम रहती है और वहां की पब्लिक जानती है कि इस नेता ने अगर इस आदमी को खड़ा कर रखा है तो हमारी भलाई के लिए खड़ा कर रखा है। तो वो घर घर एक होता है उनका अपना पुराना, हर पार्टी के एक उसका होता है। तो उस चीजों को देख के मीरापुर में जो उन्होंने उतारा है, ये बहुत अच्छा उतारा है। और इससे अगर कांग्रेस और ये दोनों अगर साथ आते हैं और साथ में इनका समीकरण जो है सारा वो अगर बैठता है, तो फिर वहां पे टफ लड़ाई होगी। और रालोद अकेले नहीं जीती थी, ये सबको बता दे, समाजवादी पार्टी का सहयोग था, वहां पे बाकायदा रैली हुई थी, सारी चीजें समाजवादी पार्टी ने भी बहुत मेहनत की थी, अखिलेश यादव उनके सारे नेता वहां पे उस सीट को निकालने में लगे थे। और 27,000 वोट के अंतर से बीजेपी का हारना यही दर्शाता है कि अब की बार जंग इतनी आसान नहीं है जितना वो समझ रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हर सीट पे मतलब जंग है, लेकिन 8 सीटों पे समाजवादी पार्टी आगे लग रही है। अब रिजल्ट जो भी आता अच्छा, है वो जनता का आत्म निर्णय होगा। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, आपने बड़ा जो एक अनुमान जताया है कि समाजवादी पार्टी बड़ी लीड करती है इन उपचुनाव में दिखाई देती है। लेकिन एक आम धारणा ये है कि जो बाई इलेक्शन होते हैं, सत्ताधारी पार्टी हो तो उसके पक्ष में ज़्यादा परिणाम आते हैं। तो जब ये एक आम धारणा भी है, एक आम मतलब सोच भी यही रहती है कि बाई इलेक्शन में जो सत्ता पक्ष का कहीं न कहीं एक मजबूत उनका स्थिति रहती है। ऐसे में आपने जो अनुमान जताया कि समाजवादी पार्टी बड़ी लीड ले सकती है, उसके पीछे कौन से ऐसे मुख्य कुछ कारण आप देख पाते हैं, जो आप इस तरह का अनुमान लगा पा रहे हैं राजनीति में, मतलब बाई इलेक्शन का? देखिए, परिस्थितियां यूपी में बहुत बदली हैं। 24 के बाद जो 24 का रिजल्ट आया, उससे डेंट लगा है बीजेपी को। संविधान बदलने वाली चीज आज भी जीवित है। मोदी जी सर पे लेके जाते हैं संविधान, सम्मान करते हुए। अखिलेश यादव और राहुल गांधी और सारा विपक्ष हाथ में लेके चलता है कि बदलाव होना है, ये बदलाव करेंगे, दलितों के खिलाफ है, उनके अधिकार खत्म करेंगे। तो किसी मैसेज का जाना फैलना बहुत जल्दी होता है। और जिसे आईटी सेल कहते हैं, हर पार्टी में आईटी सेल है, गलत गलत सब लोग भेजते हैं, हम आप उसमें डिस्कशन नहीं करेंगे। हंसी आती है कि जब फैक्ट चेक होता है, उसका फैक्ट चेक होता है तब पता चलता है कि वास्तव में था क्या ये। बिल्कुल। आलू से सोना बनाना किसने बोला और चिपकाया किसके ऊपर गया, जिसको बदनाम कर दिया गया। अखिलेश यादव ने थप्पड़ मारा अपने पिताजी को, ये एक नैरेटिव फैलाया गया और इसको बाकायदा बोला गया कि हमारे कार्यकर्ता ने, अब बाकायदा रिकॉर्ड में है ये, रिकॉर्ड में, ऑन और रिकॉर्ड है। उसको ऐसा ऑन रिकॉर्ड है ये। और इस चीज को लेके जब आपने फैला दिया, तो जिसने भी सोचा, एक मैं कहता हूं, मैं ना बीजेपी का हूं ना सपा को, मैं कह रही बाप रे बाप, अपने फादर को मार दिया थप्पड़, कैसा आदमी होगा ये। तो मैंने अपना माइंडसेट बना लिया कि आदमी ठीक नहीं, भले ही वो बात झूठ थी। तो देखिए, सारा काम आज की डेट में नैरेटिव गढ़ने का है, जिसका आप जो गढ़ दीजिए। आप अगर, आपको बदनाम करने में 5 मिनट लगेगा, लेकिन उस बदनामी को खत्म करने में आपको सालों बीत जाएंगे, हो सकता है आपकी जिंदगी खत्म हो जाए। तो बदनाम करना बड़ा आसान है और यही गेम चल रहा है हर तरफ से। आप बीजेपी को सुनाइए, बीजेपी की चूंकि स्ट्रांग टीम है, उनका नैरेटिव ज्यादा फैलता है। वो 10 सेकंड में, 10 मिनट में 10 लाख लोगों के पास पहुंच जाएगा, 1 करोड़ के पास पहुंच जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है तो उनके पास अपना मैनेजमेंट है। तो प्रशांत जी, ये टोटल जो नैरेटिव का गेम है, इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन मेहनत दोनों कर रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से कर रही है। हाँ, आपने एक बात बोली कि सरकार रहती है तो रिजल्ट थोड़ा उनके पक्ष में आता है, तो ये एक इतिहास है। ये हम लोग ने अब तक जो देखा है, 2-4 बार अलग अलग हुआ है जब जनता एकदम खिलाफ हो गई। देखिए, कहीं भी गड़बड़ी अगर की जाती है 2-4 हजार वोट के अंदर की जाती है, लेकिन जब मार्जिन आपका 10,000, 12,000, 15,000 हो जाए, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। अब मशीन चार्ज हो जाए, मशीन कुछ बात हो जाए, वो एक अलग बात हो गई। ये नया एक चगूफा आया है,
और ये कितना सत्य है इसमें तो चुनाव आयोग को कुछ बोलना चाहिए। लेकिन चुनाव आयुक्त तक, मुख्य चुनाव आयुक्त तक जब शेर बोल के चले जाएं कि शक तो तब भी होगा, कटघरे में तो तब भी खड़े होंगे, उनका कहने का तात्पर्य तो ये था। तो ये चीजें बड़ा नुकसान करती है एक लोकतंत्र को, कि किसी पार्टी ने अगर कोई मुद्दा उठाया तो उसका माकूल जवाब दीजिए, आप उसकी सही बात, जांच समाधान करके करना दीजिए, चाहिए। उसको हाँ, तथ्यात्मक तरीके से बताइए कि नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा था, ऐसा था। तो ये चीजें एक जिसे आपने कहा कि सरकार के पक्ष में रहती है, तो हमेशा से रही है। लेकिन आपको याद होगा पिछले जो उपचुनाव हुए थे उसमें समाजवादी पार्टी ने जो सीट जीती थी आजमगढ़ की, वो भी आप गाजीपुर की, आपको याद होगा वो कितना उसमें संजय निषाद लड़े थे, अपने लड़के को लड़ा रहे थे, बाकायदा उसमें सब लोग गए थे। अभी जो हाल हुआ उसमें भी यही हुआ कि पैर छुआया गया, ब्रिजेश पाठक पहुंचे, लेकिन जनता ने क्या किया? सरकार तो तब भी थी। अगर सरकार ही सब कुछ रहे तब तो एक भी सीट समाजवादी पार्टी को नहीं जीतनी चाहिए थी। ठीक भाई बात है। लोकसभा इलेक्शन में अगर आप ही की सरकार है, ठीक है विधानसभा में सही। उतना एक्टिव नहीं रहते, लेकिन तब भी सब कुछ तो वही रहता है, चुनाव आयोग तो सामने ही रहता है ना। तो अधिसूचना तो यहां की भी जारी हो गई है। तो चीजों को अपनी तरह से सब देखते हैं, और इसका निर्णय तो तभी होगा जब रिजल्ट आएगा, हम लोग इंतजार करेंगे। लेकिन ये कि लड़ाई बहुत टफ है, और समाजवादी पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। सीटों को बांटने में उनका आज की डेट में बीजेपी से अपर हैंड है। हाँ, बीजेपी के पास एक चीज है कि बीजेपी की केंद्र और डबल इंजन की सरकार है, विकास के कार्य हैं। अगर वो जनता तक इस दौरान पहुंचा चुके होंगे, जो काम रुके हुए थे जिससे जनता में नाराजगी थी, अगर वो काम हुए होंगे तो जाहिर बात है कि फिर बीजेपी को फायदा मिलेगा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि जनता इन सब चीजों पे कोई बदलेगी। उसको अपना विधायक चुनना है, क्षेत्र का विकास है बेसिकली विधायक का चुनाव। तो अगर वो विधानसभा क्षेत्र में देख रही है कि विकास हो रहा है तो बीजेपी को वोट देगी। अगर वो देख रही है कि नहीं नहीं कर पा रहे तो वो समाजवादी पार्टी को, विरोधी को चुनेगी। तो ये चीजें तो हम लोग को तभी पता चलेगी। बाकी अच्छी टफ फाइट है, और हम लोग को बड़ा मजा आ रहा है। शायद महाराष्ट्र से ज्यादा चर्चा आजकल इस पे हो रही है कि यूपी में कौन है। वो सीटों के बंटवारे पे महाराष्ट्र में अलग चर्चा हो रही है कि दोनों में, महायुक्ति में और इसमें दोनों में विवाद हो रहा है। लेकिन उससे ज्यादा यूपी के 10 चुनाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि योगी जी की अपनी साख लगी है, और अखिलेश इसको मूंछ की लड़ाई बनाए हैं कि हम दोबारा भी एक बिल्कुल। दंड बीजेपी को दे जो ऊपर तक जाए। और ये बीजेपी बर्दाश्त करने के उसमें इस वक्त हालत में नहीं, खासकर यूपी में, क्योंकि यूपी ही पूरे देश की राजनीति को तय करता है। प्रधानमंत्री से लेके हमारे रक्षा मंत्री तक यहीं से आते हैं, और सही कह रहे हैं। नहीं कोई चूक करना चाहती बीजेपी। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। और महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव से ज़्यादा चर्चा यूपी के बाय इलेक्शन को लेकर इस समय राजनीतिक गलियारों में, कि आखिरकार यूपी के जो बाय इलेक्शन है, वह किस तरह की राजनीति को भविष्य के लिए सेट करते हैं। और कार्यक्रम के अंत में आते हैं इसी प्रश्न को, फिर मैं दोबारा से फिर एक बार पूछता हूँ कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव, ये दोनों की प्रतिष्ठा इन बाय इलेक्शन में दांव पे लग गई है। जैसे कि आपने कहा कि सेंट्रल लीडरशिप ने बीजेपी की योगी के हाथ में पूरा बाय इलेक्शन का पूरा दे दिया है कि आप उसको देखो किसी तरह से जो भी मैनेजमेंट आपका करना है। वह अखिलेश यादव, कांग्रेस ने एक तरफ अखिलेश यादव को पूरा खुला मैदान दे दिया कि हमारा पूरा समर्थन आपके साथ है, आप किस तरह से लीड करते हैं ये आप पे निर्भर करता है। तो ऐसे में दोनों मुख्य प्लेयर जो हैं राजनीति के, यूपी की समाजवादी पार्टी, बीजेपी के, दोनों के स्टेट के जो टॉप लीडरशिप है, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव, दोनों की प्रतिष्ठा इन बाई इलेक्शन में जुड़ गई है। उसको किस तरह से देख पा रहे हैं आप? देखिए, अखिलेश यादव अब 2019 वाले तो अखिलेश यादव है नहीं। आज 2024 के जो चुनाव हुए उसमें वो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, जो सुनने में बड़ा हम लोग को भी शॉकिंग लगता है कि तीसरी बड़ी पार्टी सपा कैसे हो गई। मुलायम सिंह यादव पूरी जिंदगी कुश्ती नहीं लड़ कर लिए पाए थे। राजनीति के अखाड़े में, लेकिन कभी भी वो इतनी संख्या पे नहीं आ पाए कि तीसरे नंबर का दल बन पाए। अखिलेश यादव ने बिल्कुल। अपनी सूझबूझ से, अपने गणित से, अपनी रणनीति से चारों खाने चित किया बीजेपी को। दूसरे नंबर की कांग्रेस है और पहले नंबर की बीजेपी है। तो ऐसे में इस स्तर का नेता, योगी जी चीफ मिनिस्टर है, अखिलेश यादव इस वक्त लोकसभा में बैठे हैं, उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी है। वो कतई नहीं चाहेंगे कि हमारा कहीं से और कम हो, जो हमारा तेज है। योगी जी चाहते हैं कि अब चूंकि पहले केंद्र की सरकार बन गई, सब कुछ हो गया, हमारे यहां डेंट पड़ा, वो केंद्र का डेंट था, वो उनके काम थे, वो उनकी अपनी नीतियां थी, हमारी नीतियां सही रहे। और हम जो सीटें समाजवादी पार्टी, जैसे आप अयोध्या की मानिए, लगभग सभी सीटों पे उनका है, लेकिन फोकस जो मेन है वो वहां लोकल विकास पे था, और बहुत काम हुआ है। योगी जी ने इस वक्त जो
मंत्रियों को लगाया है वो बाकायदा जा जाके मिल रहे हैं। मतलब आम आदमी जो कभी उम्मीद नहीं कर सकता था कि हमारे सामने कैबिनेट मिनिस्टर बैठेगा, वो नाइट हॉल्ट कर रहे हैं और रात में रुक के आपको भी जानकारी होगी, नाइट हॉल्ट रुक के वो सिर्फ गांव देहात और इन सब के लोगों जहां जहां उनको लगता है कि ये लोग नाराज हैं उनसे मिल मिल के उनको सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं, उनके विकास कार्य सब हो चुके। अगर नहीं हुए तो वहां डामर पड़ गया, गिट्टी पड़ गई, सब कुछ हो गया कि बस सब गिरवा दिया, हो जाएगा। तो ऐसे में लोग देखते हैं कि हमारा विकास हो रहा है। अगर ऐसे लोग पलटते हैं तो बीजेपी रहेगी, वरना अदरवाइज तो समाजवादी पार्टी की अपनी जो एक अनुभव वाले जो पिता हैं सबको उन्होंने बांट दिया है। एक दुखी महिला उसको कहते हैं जिसका पति जेल में है, ऐसे लोगों को उन्होंने चूज करके मैदान में उतारा है। हम लोग को भी देखना बड़ा अच्छा रहेगा इस चीज का, ये हम लोग के लिए भी एक बड़ा वो उदाहरण रहेगा कि ऐसे में कौन जीतता है। सरकार इनकी है, सांसद उनके हैं, विधानसभा वो लोकसभा में वो विधानसभाएं हार चुकी है। तो ऐसे में हम लोग को भी आगे के लिए भविष्य के लिए रणनीति बनाने में बड़ा वो काउंटिंग में अच्छा रहेगा और हम लोग उस पर अच्छा निर्णय ले सकेंगे। ऐसे अगर 2-4 और चुनाव होते हैं तो हम लोग को आकलन करने में और आसानी रहेगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इस तरह से चुनावी रणनीति की बिसात बिछाई जा रही है समाजवादी पार्टी, बीजेपी के लिए और तमाम तरह के जो उनके दोनों घटक दल के हैं, दोनों पक्षों के, वह भी तमाम तरह की राजनीति को इस समय बढ़ावा मतलब उसे बिसात उसकी बिछा रहे हैं और अपनी रणनीति को धार देने में लगे हैं कि किस तरह से बाय इलेक्शन में अपना अपर हैंड रखा जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को जीता जाए। और उसी परिप्रेक्ष्य में देखें तो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला भी नई तरह से अपनाया जा रहा है, नई तरह से उसको स्वरूप दिया जा रहा है, नया आकार दिया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने के लिए। और जिसने मुकुल जी ने पूरे विषय को परिभाषित किया है, जिस तरह से पूरी व्याख्या की है वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य के उत्तर प्रदेश की, मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आएगी। और मैं मुकुल जी का बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे दर्शकों से समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।